नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्टार्ट सन क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है और आप लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप बारीकी से चीज़ों को ध्यान दीजिए। आप हर एक चीज़ आपको समझ आए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था कि देश में आप कहेंगे किसी भी क्षेत्र के द्वारा जितने भी आय आते हैं उन सभी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। अब बात करते हैं नेशनल इनकम की शुरुआत मैंने आपको यही बताया था कि पहले सबसे पहली बात नेशनल इनकम का जो गणना के जो प्रयास किए थे वो दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे, मैंने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में। अब जानते हैं राष्ट्रीय आय में जो उत्पादन गणना की जो विधि है, काउंटिंग जो मेथड है वो किससे करते हैं। अब नेशनल इनकम की जो काउंटिंग मेथड है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला बात है उत्पादन विधि, इसकी इंग्लिश में प्रोडक्शन विधि। अब उत्पादन विधि में क्या होता है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं के, वस्तुओं मतलब जितना वस्तुएं है, ठीक है, और सेवाएं मतलब सर्विस, ठीक है, कि मूल्य को जोड़ा जाता है। उत्पादन विधि में क्या होता है कि जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है तो उसे उत्पादन विधि कहते हैं। और उत्पादन विधि किसको बतलाता है? तो जीडीपी को बतलाता है। किसको बतलाता है? जीडीपी को। अब जीडीपी क्या होती है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, थोड़ा देर समझ लीजिए जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और सकल का मतलब क्या होता है? टोटल, यानी कि कुल होता है। और घरेलू मतलब अपने घर में, मतलब अपने भारत देश में, ठीक है, या किसी भी एक देश में, ठीक है। तो क्या किसी देश के अंदर, ठीक है, किसी देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा जितना उत्पादन होता है उन सभी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जीडीपी हमने बताया कि उत्पादन विधि जो है ना किसको बतलाता है? जीडीपी को बतलाता है। अब उत्पादन विधि में समस्या क्या आती है? तो समस्या आती है दोहरे गणना के, मतलब दोबारा से काउंटिंग करने का समस्या आता है। अब इस समस्या को देखने के लिए क्या हल निकाला जाता है? तो इसी कारण से अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को इसमें जोड़ा जाता है। तो उत्पादन विधि में क्या होता है भाई साहब? तो वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। और कैसे साहब? अंतिम मूल्य को जोड़ते हैं। अब फिर बात करते हैं किसको दर्शाता है? जीडीपी को। फिर बात करते हैं किसमें इसकी समस्या क्या है? दोहरे गणना की, इसलिए अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है। 3 फैक्ट आपको याद रखना है। क्या? उत्पादन विधि में कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जोड़ते हैं, और फिर इसमें ये जीडीपी को दर्शाता है। समस्या क्या? दोहरी गणना, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं आय गणना। आय गणना विधि क्या होती है? तो इसमें मतलब है क्या, मतलब इनकम काउंटिंग। तो इसमें सभी क्षेत्रों के आय को जोड़ा जाता है। अब सभी क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, मतलब तीनों क्षेत्रों से, ठीक है। जैसे सभी क्षेत्रों के, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र हो, तो सभी क्षेत्रों के आय को क्या किया जाता है? इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। तो गणना विधि में सभी क्षेत्रों के आय को जोड़ा जाता है। फिर बात करते हैं कि भारत में जो नेशनल इनकम की काउंटिंग की जाती है, जो राष्ट्रीय की काउंटिंग की जाती है, वो उत्पादन और आय गणना विधि दोनों विधियों के माध्यम से किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही झकास क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है किस विधि से करते हैं? तो उत्पादन विधि से और आय विधि से। दोनों में अ लगा हुआ है, आप याद रखेंगे, उत्पादन और आय विधि से। अब बात करते हैं तीसरा जो है उपभोग विधि, ठीक है। उपभोग विधि मतलब उपयोग मतलब यूज करना, ठीक है। तो उपभोग विधि में दोस्तों उपयोग और बचत को जोड़ा जाता है। तो उपभोग विधि में क्या होता है? इस विधि में उपभोग, उपयोग मतलब कितना आपने यूज किया, ठीक है, और आपने कितना बचाया, उसको क्या कहता है? जोड़ा जाता है। अब उपभोग विधि का उपयोग जो है नेशनल इनकम काउंटिंग करने के लिए विकसित देशों में करते हैं। कहाँ करते हैं? विकसित देशों में। क्या सुना आपने? विकसित देशों में। तो उपभोग विधि का उपयोग कहाँ करते हैं? विकसित देशों में किया जाता है। अब एक नोट बात आप याद रखेंगे कि बचत विधि मौद्रिक विधि नेशनल इनकम की गणना की विधि जो है नहीं होती है। तो जो बचत विधि होता है ना, जो सेविंग मेथड होता है, और जो आपका मौद्रिक विधि होती है, ठीक है, जो इनकम जनरेट करने की विधि होती है, वो नेशनल इनकम की गणना की विधि नहीं है। आपसे पूछा मौद्रिक आय किसे कहा जाता है? तो जैसे कि आप क्या करते हैं कि किसी कंपनी में आप मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद आपको 1 मंथ बाद आपको 1 लाख मिलता है, तो वही आपको 1 लाख रुपया जो है आपके मौद्रिक आय कहलाएंगे।
मतलब जो आपने श्रम के बदले जो आपको मेहनत मिलती है, अब वो श्रम आप मेंटली रूप से करते हैं या वो आप श्रम शारीरिक रूप से करते हैं, फिजिकली रूप से करते हैं। तो इन दोनों के बदले में जो आपको पैसा मिलता है, जो धनराशि मिलती है, उसे ही हम लोग मौद्रिक आय कहते हैं। तो मौद्रिक आय बहुत आसानी समझ गए होंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई भी मतलब मजदूर है जो 30 दिन काम किया और उसको कंपनी ने 30,000 दे दिया महीने में, तो वही उस 30,000 उसका मौद्रिक आय कहलाएगा। किसी को 1 लाख मिलता है तो 1 लाख उसका मौद्रिक आय कहलाएगा। अब दूसरा बात करते हैं प्राभोज्य आय। तो देखिए दोस्तों, मौद्रिक आय में जब आप टैक्स को इंक्लूड कर देते हैं, टैक्स को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं दोस्तों प्राभोज्य आय, ठीक है। और ये आपको व्हाइट मनी होता है। तो आप याद रखना कि मतलब मौद्रिक आय में अगर आप टैक्स इंक्लूड करते हैं तो प्राभोज्य आय होती है और इसे व्हाइट मनी भी कहते हैं। और अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपकी पेमेंट ज्यादा है, तो वैसे केसेस में आपके पास ब्लैक मनी कहा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वास्तविक आय यानी कि रियल इनकम क्या होती है। तो प्राभोज्य आय में से आपने किसी का कर्जा लिया था या किसी को देनदारी देना है, दुकान वाले को देना है, उन सभी को आप घटा देते हैं। मतलब प्राभोज्य आय में से देनदारी या ऋणभार को घटा देते हैं और जो इनकम आपको बचती है तो उसे वास्तविक आय कहते हैं यानी रियल इनकम कहते हैं। अब एक और बात कि जब महंगाई बढ़ती है तो रियल इनकम घट जाता है। अब बोला कैसे? अब बोला ऐसे, तो भाई साहब है क्या कि महंगाई जब बढ़ेगी तो आप जब भी राशन पताई खरीदेंगे तो वहां पे उनका मतलब क्या हुआ, आप ज्यादा पे करेंगे, मतलब आपके कर्ज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो जो कर्ज आप देंगे मतलब अपने प्राभोज्य आय में से कर्जा दो देंगे, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे केसेस में आपके पास जो पैसा होंगे, रियल इनकम जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। जैसे आप उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि आप महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं, तो ये आपकी मौद्रिक आय हो गई। क्या होगी, मौद्रिक आय। 1 लाख जो है ये आपकी मौद्रिक आय हो गया। अब प्राभोज्य आय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें आप टैक्स इंक्लूड कर लीजिएगा। मान लीजिए आप सरकार को 30% टैक्स दे रहे हैं, तो 30% आपने टैक्स दिया, तो 1 लाख का 30% यानी कि 70,000 हो जाएगा। तो जो आपके प्रभुज्य आय हैं वो कितने होंगे, 70,000। और आपने क्या हुआ कि मतलब एक महीना में आपने 40,000 का राशन उठाया। तो हमने क्या बताया कि आपने कर्जा लिया था किसी का 40,000, तो वो 40,000 आपने उसको दे दिया। तो जब 70,000 में से अब जो आपका प्रभुज्य आय है उसमें से 40,000 घटा देंगे, कितना बचेगा, 30,000। अब दूसरी बार जो अपना राशन का खर्चा आया, महंगाई बढ़ गई, अब आपने जो राशन खरीदा है वो मान के चलिए 60,000 का खरीद लिया इस बार राशन एक महीने में। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 70,000 तो आपके पास व्हाइट मनी है, ठीक है। अब 70,000 में से आप 60,000 दे देंगे, तो आपका जो रियल इनकम बचेगा वो कितना है, मात्र 10 है। कितना है दोस्तों, 10 है। तो यानी कि महंगाई बढ़ती है तो रियल इनकम घट जाता है। अब एक सवाल की बात करते हैं कि बहादुर ने राधा से 5,000 जो है कर्ज लिए थे, और यदि बहादुर का आय 1 लाख रुपया है, मतलब जो उसका महीना का है वो 1 लाख रुपया है, तो बहादुर पर 30% टैक्स पर सभी आय निकालिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहादुर का जो इनकम है वो कितना है, 1 लाख है, तो इसका मौद्रिक आय कितना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। अब फिर बात करते हैं मतलब जो आपने श्रम के बदले जो आप कमाते हैं उसे मौद्रिक आय कहते हैं, तो 1 लाख है। अब प्रभुज्य आय के लिए हमने कहा था कि आप उसमें टैक्स इंक्लूड कर देंगे तो प्रभुज्य आय का, तो 1 लाख का मेरे साथ ही 1 लाख में कितने जीरो, 5 जीरो होंगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो 1 लाख का आपको कितना निकालना है, 30%। कितना, 30%। तो यहाँ पर आप 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 70,000 के मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, 1000। तो 30% आप निकालते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 70,000 रुपये आपके पास से बच जाते हैं। अब बात करते हैं 70, अब आपको रियल इनकम निकालना है। तो रियल इनकम ये जो 70,000 रुपया है, के मतलब 1000 है, वो 70,000 रुपया में से फॉर्मूला देनदारी कितना उसको देना था, तो 5,000, आप 5,000 आप घटा देते हैं, 5 के का मतलब हो जाएगा 5,000। वीडियो पर आपके वगैरह देखते हैं लाइव में, तो यहाँ पे घटेगा तो कितना आ जाएंगे, 65,000 रुपया जो है आपकी रियल इनकम आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के
नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।